हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट एंड दिस इज शिवाली। जैसे कि आप जानते हैं आपके 10th के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपको लगना है दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी 2024 के एंट्री एग्जाम की तैयारी में। तो लग जाइए, टाइम है कम और कंपटीशन है ज्यादा और बहुत ही फोकस्ड तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो कि आप हमारे इंस्टीट्यूट मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट जो कि बहुत टाइम से इस फील्ड में काम भी कर रहा है, बहुत टाइम से हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं एग्जाम के लिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हर बार हमारा जाता है। तो जरूर आप विजिट करिए मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट चैनल, जिसपे आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारी ही जानकारी मिल जाएगी और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में हमारे हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और आप हमारा क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट भी लक्ष्मी नगर में विजिट कर सकते हैं, आप जरूर विजिट करिए, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपके आने वाले जो सब्जेक्ट है साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन आने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको एक एक करके सबका सिलेबस बता रही हूँ। तो अब है फिजिक्स की बारी कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किसको हमें मतलब कि एग्जाम के हिसाब से एमसीक्यू के बेस्ड क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसके हिसाब से किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आपका रहने वाले हैं टॉपिक, ये देखिए आपका जैसे कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। इसमें चैप्टर में क्या है कि बहुत ही लेंथी चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एमसीक्यू बनने का सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके साइंस में से रहने वाले हैं, 2 मार्क्स से आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे फिजिक्स से। तो आपके मतलब वही 6 या 8 नंबर तो आपके जरूर है और 6-8 नंबर बहुत मायने रखते हैं अपने आप में जब आपको रैंक हासिल करनी होती है, बेस्ट रैंक लेके आनी है, बेस्ट कॉलेज तो आपको तभी मिलेगा ना। तो जरूर फोकस्ड रहिए अपनी स्टडीज पे, ठीक है ना। तो देखिए फिर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें क्या पढ़ेंगे हम कि लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। लाइट किस तरीके से एक प्लेन मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और जितने भी स्फेरिकल चीजें हो जाती है, जितने भी स्फेरिकल मिरर हो गए, स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से मिरर आते हैं आपके, एक तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जब भी लाइट उन पर गिरेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके किस तरीके की इमेज फॉर्म करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कॉनकेव पे और कॉन्वेक्स में, इसके ना कुछ जनरल रूल्स होते हैं कि जब भी कोई इमेज फॉर्म होगी तो उसमें जनरल रूल होंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, ठीक है ना। तो ये पहले तो ये जनरल हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम किस तरीके से कॉनकेव मिरर पे, किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर पे, दोनों पे अलग अलग तरीके से किस तरीके से हमारे इमेजेस फॉर्म होती है, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में क्या है कि अच्छा रिफ्लेक्शन के भी लॉ है और रिफ्रैक्शन के भी अपने लॉ है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है कि हम रिफ्रैक्शन की लॉ पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, अब क्या होगा, मिरर, जहां 2 मिरर को हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो लेंस फॉर्म कर देता है। तो लेंस किस तरीके से, कॉनकेव लेंस किस तरीके से, कॉन्वेक्स लेंस, इनके भी कुछ जनरल रूल है। उसके बाद हम इनकी इनकी लेंसेज की इमेजेस पढ़ेंगे कि किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती है, ठीक है ना। लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, फिर पावर ऑफ लेंस के, लेंस की पावर क्या है, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इस फिजिक्स से, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का सबसे ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। और इमेज जो फॉर्म होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है, बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अप्रोच करके इसको तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई, हम सारी चीजें अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, हमारी आंख में भी लेंस है। तो किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है, किस तरीके से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, किस तरीके से ब्रेन उसको ऑपरेट करता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है उसमें भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब लेंस में तो होता ही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म में से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। एक लाइट आती है जो कि 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होती है, स्कैटर्ड, मतलब टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है ना। एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से जब मतलब थ्रू निकलती है तो वो 7 डिफरेंट लाइट्स में टूट जाती है, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या डिफरेंस है डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका एप्लीकेशन क्या है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है ना, हमें कहाँ देखने को मिलती है ये सब चीजें। फिर हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला इफेक्ट ऑफ करंट।
इलेक्ट्रिक करंट हमारे आज के टाइम पे घर पे जो जितने भी अप्लायंसेस यूज होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट अपना काम करता है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस आपस में रिलेट करता है, क्या किसको कम ज्यादा करने से कोई इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस के बाद रेसिस्टिविटी, क्या डिफरेंस है रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में, ठीक है ना। इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड के किस किस चीज पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ पे या उसके एरिया पे, किस चीज पे डिपेंड करता है। लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, और अगर उसके एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना, उनका रिलेशन देखेंगे। उसके बाद है रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब भी रेसिस्टेंस को सीरीज में कॉम्बिनेशन किया जाएगा या पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया जाएगा तो किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो अपना काम, और हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से ये चीजें अप्लाई होती है, ठीक है ना, वो देखेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी किसी इलेक्ट्रिक करंट किसी अप्लायंस से पास होके जाता है तो वहां पे एक हीट जनरेट होती है। तो क्यों वो हीट जनरेट होती है, कैसे होती है वो हीट हमारे मतलब जनरेट, और किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में यूज करें, जितनी भी हम अप्लायंसेस यूज करें, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हम यूज करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, तो वहां पे भी तो इलेक्ट्रिक करंट आता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे हम, अब उसका रिलेशन देखेंगे पीवीआई मतलब पावर का और पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट का और रेसिस्टेंस का, कि आपस में ना क्या रिलेशन है, और इनमें से फिर क्या निकलते हैं, इसमें से निकलते हैं फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज निकलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वहां बनते हैं हमारे एमसीक्यूज, जो कि फिजिक्स से तो मोस्टली एमसीक्यू आने का सबसे ज्यादा चांस यही से रहता है। और हम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को देखेंगे और उससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको यहाँ कराई जाएगी, ठीक है ना। तो आप उस चीज से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बस आपको क्या करना है कि चैनल विजिट करिए, क्योंकि मैं ही सोचती हूँ कि भाई अगर आपको नहीं भी करना है ना, तो एटलीस्ट आप एक ऑप्शन तो अपने पास रखिए ना। आपकी 10th हो चुकी है, उसके बाद आप जितने ज्यादा ऑप्शन अपने लिए खोजेंगे, जितने ज्यादा खोलेंगे, तो उतना ज्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को, भले ही आप करना चाहें या ना चाहें, एग्जाम तो देना चाहिए। एटलीस्ट आपकी नॉलेज तो टेस्ट होगी, एटलीस्ट आप ये तो देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं और कहाँ मुझे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यू शुड ट्राई, एटलीस्ट सबको एग्जाम तो देना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक होना ना होना, करना हमारी चॉइस, होना ना होना वो बाद की बात है, ठीक है। तो उसके बाद फिजिक्स में हम 4th चैप्टर देखेंगे, 4th टॉपिक देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कि हमारा किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक लाइन जनरेट होती है, ठीक है ना, किस तरीके से फील्ड लाइन जनरेट होती है, जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, जितने भी करंट जिसमें से कंडक्टर में से पास ऑन हो रहा है, उसमें से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक लाइन जनरेट हो जाती है, ठीक है। जितने भी सोलेनॉइड्स है, जितने भी कॉइल्स है, सोलेनॉइड जो स्पाइरल बन जाता है, जितने भी आपके कॉइल्स हैं, उनमें से किस तरीके से करंट पास ऑन होता है और उसमें कहां किस तरीके से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है, ठीक है ना। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोकस क्या है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है ना, कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स क्या लगती है, ठीक है। उसका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, थंब रूल है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंड्यूस करंट के किस तरीके से इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इंड्यूस हमारा करंट जनरेट होता है। मैंने बोला ना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है। ये रूल्स हमारे अप्लाई होते हैं कि किस तरीके से कोई भी कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, किस डायरेक्शन में होगी। कि क्वेश्चन बनते हैं कि करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में फ्लो करे, मतलब जनरेट होगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा एसी डीसी आता है, ऑल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। ये हमारे जो घर में जो लाइट आती है उसके अंदर और जो अलग अलग अप्लायंसेस होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब यूज होता है कि कहाँ पे हमें अल्टरनेट करंट यूज करना है, कहाँ पे हमें डायरेक्ट करंट यूज करना है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, और एडवांटेज क्या है एसी का डीसी के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर एसी का यूज होता है अल्टरनेट करंट का, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जितने भी हमारे घरों में एक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा यूज होता है ना, तो किस तरीके से वो काम करता है, क्या क्या चीजें होती है वहां पे, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा फिजिक्स का पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। तो आप मैं वही बोलूंगी कि आप एटलीस्ट एग्जाम दे के देखिए उसमें किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आगे आपको किसी ना किसी फील्ड में जाना और हर जगह अब यही है कि आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस तो क्लियर करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपकी नॉलेज में ये चीजें रहे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और हमारा चैनल जरूर विजिट करिए, हमारा इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करिए। कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।